हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। AICS पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसमें कहाँ हम गलतियाँ कर देते हैं, कौन कौन से सेक्शन है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है अभी स्टार्ट की गई है, उसी टेस्ट सीरीज के एक कॉपी को लेकर के मैं इसको आपको बताने वाला हूँ कि इसमें इन्होंने क्या अच्छा लिखा है और क्या खराब लिखा है। ये जो टेस्ट सीरीज है इसका जो टाइम टेबल है वो आपको मिल सकता है। आप वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ आपको टेस्ट सीरीज ऊपर लिखा मिलेगा। मेंस आप जो ऑप्शन है वो चूज करते हैं तो पूरा ये टाइम टेबल आपके सामने आ जाता है। 3 अगस्त से स्टार्ट हुई है। तो इसमें जैसे पहले पेपर 1A पूरा होगा, फिर 1B पूरा होगा, फिर 2A, फिर 2B, पेपर 3, 4, 5 ऐसे रोटेटेड होते हुए ये चलते रहेंगे। ठीक, तो पहला पेपर जो है 1A उसको देखते हैं। यहाँ 5 यूनिट है, मैंने पूरा का पूरा लिया है। लगभग जो है 90 मिनट में ये आपको सॉल्व करना होता है, 1.5 घंटे में। क्योंकि अगर पेपर 1A और B दोनों कंप्लीट कर लें तो 3 घंटे में, तो इसके लिए 90 मिनट का जो ड्यूरेशन है वो फिक्स किया गया है। पहले जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 नंबर वाले होते हैं, आंसर उनका 10 शब्दों में देना होता है। लेकिन होता क्या है कि जब आपको कॉपी मिलती है उसमें 3 लाइनों तक स्पेस मिल जाता है, तो हम वो पूरी 3 लाइन जो है वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। आप उसमें अपना आंसर लिखें। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों की प्रमुख फसलें क्या थी? व्हाट वर द मेन क्रॉप्स ऑफ द हड़प्पन्स, है ना। तो आपको मुख्य फसलें बता देनी है। जैसे इन्होंने बताया कि धान रंगपुर, जौ वनावली, कपास मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो में अन्नागार तथा कालीबंगा में जुते हुए खेत। अब प्रमुख फसलें जो थी, 9 प्रकार की प्रमुख फसलें ऐसा किताबों में लिखा है, ये यहाँ पर वर्णन कर देते। जिसमें जैसे आपको मान के चलो धान पता है, जौ पता है, कपास पता है, आदि करके लिख सकते थे। एक तो वो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता, 3 नंबर दिला देता। दूसरा, आप यहाँ जैसे आपने ये फसल बता दी, फिर आपने ये अन्नागार और जुते हुए खेत का साक्ष्य। अगर मैं थोड़ा रिजिड हो जाऊं, जैसे वैल्यूअर के अलग अलग माइंड होते हैं ना, कुछ होते हैं कि नहीं जो मैंने पूछा है आप सिर्फ उसका उत्तर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, बाकी चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर आपकी इस एडिशनल लाइन को वो कोई वेटेज नहीं देते और ऐसी स्थिति में आपको 1.5 नंबर देते या 1 नंबर देते। लेकिन यहाँ मैंने कंसीडर कर लिया आपकी इस दूसरी लाइनों को कि चलो आपने फसल से रिलेटेड ही कुछ एक्स्ट्रा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की, और एक स्पेसिफिक चीज़ ये मिली कि जो फसल जहाँ से मिली है आप उनका भी उल्लेख कर रहे हो, इसलिए मैंने इसको कंसीडर करते हुए आपको 2.5 नंबर तक दे दिया। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, जैसा पूछा जा रहा है वैसा ही उत्तर दो जो सब पर लागू हो। जब वैल्यूअर अलग अलग माइंड के रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सल हैं, जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, ये हमेशा सही है ना। तो कुछ आंसर जो है बिल्कुल उसी इंफॉर्मेशन के साथ अगर मिलते हैं तो ज़्यादा अच्छा। मैं समझता हूँ मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ या में वो आपने एकदम क्लियर कर दिया। चल जाओ भाई, इसका भी मूड अपने हिसाब से सेट होता है। अगला क्वेश्चन था अशोक का द्वितीय शिलालेख के बारे में पूछा गया है। तो आपने लिखा है, सीमांत राज्यों चोल पांड्य व विदेशी राज्यों में मनुष्य एवं पशु चिकित्सा का प्रबंध, मार्गों के किनारे वृक्ष, पानी हेतु कुएं का उल्लेख मिलता है। ठीक, ओके, है ना। लेकिन दूसरे राज्यों में ये होने के साथ साथ जो उसने दूसरे राज्यों में अपने दूत भेजे थे तो उनका भी वर्णन किया गया है। मोर और लेस आपका आंसर सही इंफॉर्मेशन से 80 to 90% मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको यहाँ पर आधा नंबर और बढ़ा दूंगा, इसमें 2 नंबर तक आपको दिए जा सकते हैं। 3 नंबर क्यों नहीं मिलेंगे कि ये जो शिलालेख है कहाँ पर प्राप्त हुआ ये बता देते, किसने खोज की, तो आपके पूरे 3 नंबर हो जाते। ठीक, तो आपने सिर्फ उसकी विषय वस्तु बता दी, सब्जेक्ट मैटर बता दिया। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया, कुषाण राजाओं की प्रमुख उपाधियां क्या थी? व्हाट वर द मेन टाइटल ऑफ कुषाण किंग? आप लिखते हैं कुजुल कडफिसस संस्थापक था, और दूसरा लिखते हैं बिम्बकडफिसस तक। उपाधियां पूछी गई हैं कि जो वहाँ राजा हुआ करते थे कुषाण वंश के, वो क्या टाइटल लेते थे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर तो बिल्कुल गलत है, इसलिए नंबर आपको 0 दिए। लेकिन मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि उस सबसे प्रमुख उपाधि जो होती थी वो महाराजा अधिराज होती, देवपुत्र होती थी, क्षत्रप या क्षत्रप
के संबंध में देव पुत्रोक्त तो हुआ करती थी। तो ये है इस मुख्य क्वेश्चन की अप्रोच, यानी सही आंसर में हमें ये चाहिए था, आप जो लिख रहे हैं वो नहीं चाहिए था, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर में आपको सिर्फ 0 नंबर मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना कि जैसे आपने ये लिखा है, एग्जाम हॉल में यदि कुछ नहीं आता है तो लिख करके जरूर आओ, हो सकता है आधा 1 नंबर तो दे ही दे कि अरे बच्चे ने मेहनत की है तो कुछ दे देना चाहिए। अगला क्वेश्चन था नन्नुक के बारे में। नन्नुक महुआ में चंदेल वंश का संस्थापक, प्रतिहार राज्य को परास्त कर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। ठीक, अच्छी नन्नुक दंत कथाएं मानती हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य भी कहते हैं कि प्रथम ये व्यक्ति था जिसने चंदेल वंश की स्थापना की हुई थी। वही इंफॉर्मेशन आपने लिखी है, कब की थी वो ईयर बता देते या अप्रोक्स इस शताब्दी में किए तो आपके 3 नंबर हो जाते हैं। तो 2 नंबर का काम यहाँ पर आपने कर दिया। 2 नंबर मतलब ऐसा नहीं कि लीगल को मैं 2 नंबर, 2 मार्क्स यहाँ आपको बिल्कुल दिए जा सकते। अगला क्वेश्चन पूछा था नामदेव के बारे में, आपने कुछ भी नहीं लिखा। तो नामदेव जो है 13वीं सेंचुरी के समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, है ना, धार्मिक संत थे और ये भक्ति आंदोलन को फैलाते हैं, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में जो है वहाँ के प्रमुख संत हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे करके आप इसमें नंबर ले सकते थे। इन केस जैसे यहाँ आपने ब्लैंक छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं कुछ तो गैस करूँ भाई, नामदेव पहली यूनिट का प्रश्न है, मतलब फर्स्ट ए का है, तो उसमें क्या होगा, कोई या तो लड़ाका रहा होगा या फिर कोई समाज सुधारक रहा होगा। तो आप लिख सकते हो कि समाज सुधारक थे या प्रसिद्ध संत थे, आधा 1 नंबर मिल जाए तो क्या बुराई थोड़ी है। अगला पूछा था नक्शबंदी सिलसिला। तो सिलसिले जो हैं इतिहास में एक प्रकार से जो आश्रम होते थे उससे संबंधित थे। तो आपने लिखा है कि सूफी सिलसिला संस्थापक ख्वाजा उबैदुल्लाह, इन्हें वली बिल्ला भी कहा जाता है, और इनके द्वारा किया गया। ठीक है, इंफॉर्मेशन करेक्ट है, 2 से 2.5 नंबर तक दिए जा सकते। ओके, मीर जाफर के बारे में आप लिखते हैं कि बंगाल का पहला नवाब कैसे हो गया भाई, ये इंफॉर्मेशन तो गलत है। प्लासी के युद्ध में गद्दी पर बैठा, पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन था। तो ये जो था, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो मुख्य सेनापति हुआ करता था नवाब का, जो अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, अंग्रेज से बोल देते हैं कि हम आपको गद्दी दे देंगे। तो वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन करेक्ट जरूर करो, ऐसे शब्दों से बचो। इस स्थिति में मैं आधा नंबर यहाँ आपका कर देता हूँ। पुतलीबाई के बारे में पूछा गया था, आपने यहाँ पर लिखा है महात्मा गांधी की माता थी। इनके पिता मोहनदास करमचंद गांधी की ये चतुर्थ पत्नी भी थी। तो सिर्फ एक लाइन का उत्तर लिखा है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और दे देते। वैसे पुतलीबाई इतिहास में एक दूसरा नाम भी आता है, अप्रोच वो थी, मगर आपने ये इंफॉर्मेशन भी दे दी तो यहाँ 1.5 नंबर आपको दे दी जाए। तत्वबोधिनी सभा के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। 1839 को 4 जनवरी के आसपास देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित की गई तत्वबोधिनी नामक पत्रिका। जब कोई सभा ऐसी पूछी जाती है, संगठन पूछा जाता है, तो उसमें हम 3 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे। 3 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए उसके स्थापना का ईयर लिख दो, एक संस्थापक कौन है उसका नाम लिख दो, तीसरा यदि उसके उद्देश्य को लिखा जा सकता है शॉर्ट में तो ये लिख। जैसे कोई योजना पूछते हैं तो योजना कब स्टार्ट हुई, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में चलती है, लाभान्वित वर्ग क्या है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ आपको पूरे 3 नंबर दे दिए जाते। राजा चक्रधर सिंह के बारे में पूछा गया था, आप लिखते हैं कि जन्म राजगढ़, रायगढ़, छत्तीसगढ़ रियासत के राजा, उच्च कोटि के विद्वान व संगीतज्ञ, उपाधि संगीत सम्राट, चक्रधर समारोह रायगढ़। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, कॉमा लगा लगा करके 2 लाइनों के अंतर्गत में। आगे से आप क्या करोगे, इस लाइन का भी प्रयोग कर लोगे, ये ऊपर वाली लाइन भी अपने आंसर में लिख लो। सिर्फ आप 2 लाइनों पे स्टक मत हो जाओ कि आप ये मान के चलो आपको 3 लाइन मिल रही। ठीक है, ये इनके बारे में कहा जाता है राजा चक्रधर सिंह सिर्फ संगीत सम्राट भारत की ही नहीं, इन्हें इंटरनेशनल लेवल की उपाधि दी जाती है। इनका जो साहित्य है 37 किलो वजन के साहित्य की रचना भी की हुई थी। तो ये काफ़ी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, 2 नंबर तो आसानी से मिल जाएंगे। ऊपर जितना मिल जाए आधा नंबर दे दे, 1 नंबर पूरा दे दे, डिपेंड करता है उसके माइंड पर, मूड पर स्विंग हो रहा है कि नहीं। पंजाब मेल हत्याकांड मध्य प्रदेश से संबंधित है, आपने ईयर ठीक लिखा है 1931। वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, दलपत राव ने खंडवा रेल स्टेशन पर हमला कर हैक्सल की हत्या कर दी। अब सिर्फ हैक्सल की हत्या कर दी, इसका मतलब तो ये मर्डरर हो गए, हत्यारे हो गए। अरे नहीं भाई, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना पड़ेगा कि ये हत्या क्यों की। स्वतंत्रता संग्राम
में भाग लेते हुए राष्ट्र को आज़ादी दिलाने के लिए, इसलिए इनके द्वारा ये काम किया गया, ये क्रूअल व्यक्ति था। ऐसा लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर। तो यहाँ आपको मैं 2 नंबर दूंगा, इससे ज़्यादा इस स्थिति में नहीं। जगनिक के बारे में पूछा जा रहा है, जगनिक के बारे में आप ये पूरी ऊपर की लाइन से स्टार्ट करते, 3 लाइनों का भरपूर उपयोग करो। ओके मिस्टर रावत जी, आपको समझ में आ रहा होगा। ये टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इसमें टोटल जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं वो हैं 21, सारे ही फुल लेंथ के टेस्ट हैं, यूनिट वाइज कोई टेस्ट नहीं रखा गया है। आप वेबसाइट पर जाओगे, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाता है, तो उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जगनिक के बारे में आपने लिखा है, बुंदेली के महाकवि कालिंजर नरेश परिमल देव के दरबारी कवि, रचना परिमल रासो आलाखंड आलाउदन की 52 लड़ाइयाँ। वेरी गुड, अच्छी इंफॉर्मेशन है। लोक कवि बुंदेलखंड के कवि है ना, तो 2.5 नंबर तक दे दिया गया है आपको। आधा नंबर क्यों नहीं दिया, और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, करना चाहिए। अगर मैं 3 दे दूंगा तो आपसे टाइटल आराम फुर्सत पालोगे, अरे ये तो हमारा वही कि आप क्या करना है, अभी करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, डीसी बनना है। अगला था होलकर राज्य के बारे में, होलकर किंगडम के बारे में लिखना था। 1732 ईस्वी में पेशवा द्वारा मालवा का विभाजन, मल्हार राव होलकर द्वारा अपने हिस्से के इंदौर, देवास, और क्या बताया आपने कि बड़ी पांति को मिलाकर स्थापित किया। इंफॉर्मेशन दी है, तो ये इंफॉर्मेशन आपकी अच्छी है, गुड। 2.5 नंबर तक आपको यहाँ पर मिल जाता है। होलकर राज्य है ना, होलकर राज्य, जैसे रियासत के बारे में, राज्य के बारे में अब 2 लाइनों में लिखना है तो क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे कि भाई उसकी स्थापना, प्रारंभिक शासक ये था, शक्तिशाली शासक ये था, कुछ विशेष हो तो वो उल्लेख कर सकते हो। अहिल्याबाई के बारे में आपने लिखा है, होलकर राज्य की शासिका खांडेराव होलकर की पत्नी, राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित, पेशवा के सहयोग से शासन किया। अब ईयर का उल्लेख कर दो भाई, किस वर्ष में, है ना, तो आप पूरे 3 नंबर प्राप्त कर सकते। देवी अहिल्याबाई के रूप में यहाँ मालवा रीजन में काफ़ी पूजनीय मानी जाती हैं, तो वो सब चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नेक्स्ट, खिलचीपुर रियासत, रियासत आपके सिलेबस में दी है, तो आप रियासत के बारे में लिखते हैं, राजगढ़ जिले में स्थित, उग्रसेन जी चौहान द्वारा 1544 ईस्वी में स्थापित। इसमें ईयर आ गया, संस्थापक का नाम भी आ गया, कहाँ पर है वो भी आ गया, तो एक लाइन में ही आपने इतना काम कर दिया है कि 3 नंबर तक दिए जा सकते। तो ये क्वेश्चन थे 5 यूनिट के, यानी 15 क्वेश्चन जो थे 3 मार्कर। उसके बाद 10 क्वेश्चन जो है जिनके आंसर आपको 50 शब्दों में देने होते हैं, बट आपको जो कॉपी मिलती है उसमें एक पूरा पेज मिल जाता है, ठीक है, तो आप उसे एक पूरे पेज के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। क्वेश्चन था वैदिक समय में, अच्छा ये 50 शब्द के जो क्वेश्चन है जिनके लिए 5 नंबर दिए जाते हैं, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहली यूनिट से 2, दूसरी से भी 2, ऐसे करके 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वैदिक समय में संस्कृत भाषा के उपयोग का क्या महत्व था, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन वैदिक टाइम्स। तो आपने इसका कोई आंसर नहीं लिखा, कोशिश करना चाहिए, है ना। तो क्या यूज था, आम बोलचाल की भाषा थी, वैज्ञानिक भाषा थी, सारे अनुष्ठानिक कार्य या जो भी कार्य थे उसमें होते थे, ऐसे करके आप कुछ ना कुछ तो लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ण व्यवस्था का महत्व समझाइए, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ वर्णा सिस्टम। आप लिखते हैं, ऋग्वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, महत्व निम्नलिखित है, आपसी संघर्ष का अभाव, अपने अपने कार्य में विशेषज्ञता। ये 2 पॉइंट तो आपके अच्छे थे, मगर तीसरा आप लिखते हैं कि जन्म से ही निर्धारित है, ये तो गलत है। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था थोड़ी थी, ये तो कर्म पर आधारित थी। आप अगर पुरुष सूक्त तो उसमें लिखा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी माँ जो है वो गृह कार्य करती है ना, उसे शूद्र बताते हैं, और पिता जो हैं उसे वैश्य बताते हैं। तो एक ही अलग अलग कार्य करने वाले लोग, यानी अलग अलग वर्ण के लोग एक ही साथ रहते हैं, तो ये जन्म से तो निर्धारित नहीं होती है। गलत इन्फॉर्मेशन देने पर, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि नहीं होना चाहिए,
इसका मतलब क्या होता है, वैल्यूअर का पारा हाई हो जाता है, तो वो आपके अगले वाले क्वेश्चनों पर भी थोड़ा सा नेगेटिव कर सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और जब ये जन्म पर आधारित नहीं थी तो रक्त शुद्धता भी कहाँ से आई, ये तो जाति से संबंधित आई थी कि सजातीय विवाह, सगोत्र विवाह, इसलिए आपका उत्तर बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं 0 नंबर देना पसंद करूंगा, 1 नंबर दिया है। त्रिपक्षीय संघर्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कन्नौज पर अधिकार को लेकर चलता था। क्या लिखते हैं आप कि 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर प्रभाव स्थापित करने हेतु बंगाल के पाल, राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार और महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट शासकों में चला। ठीक, कारण अयोध्या वंश के शासकों की राजनीतिक दुर्बलता, कन्नौज का राजनीतिक और आर्थिक महत्व। तो पहले ये आता है कन्नौज का राजनीतिक और आर्थिक महत्व। सामान्यतः ये मान्यता हुआ करती थी कि जिसने भी कन्नौज पर अधिकार कर लिया तो पूरा उत्तर भारत उसके अधीन माना जाता था, तो ये राजनीतिक महत्व ज्यादा है। सेकंड, अयोध्या वंशीय शासक कमजोर हो गए थे, बट ओके। परिणाम अंतिम रूप से प्रतिहार शासकों का अधिकार, तीनों शासकों की सैनिक शक्ति ह्रास से शीघ्र पतन, संघर्ष 200 वर्षों तक चला, फलतः सैनिक शक्ति कमजोर हुई, जिससे भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों को सफलता प्राप्त हुई। गुड, अच्छा है, बहुत अच्छा है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं आपको 3.5 4 तक दे सकते हैं, 4 से ज्यादा वाला कंटेंट नहीं है, मगर 3.5 4 तक दिए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था वल्लवन का राजत्व सिद्धांत। तो आप लिखते हैं कि वल्लवन ने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए। हम निम्नलिखित सिद्धांत नहीं जानना चाहते, पहली बात। हम वल्लवन के राजत्व सिद्धांत को जानना चाहते हैं, राजत्व सिद्धांत समझाना है। एक बात आप लिखते हैं कि दैनिक कार्य व्यवहार को अत्यंत गंभीर बताते हुए एकांत में रहना प्रारंभ कर दिया, मदिरा पान, छोटे सरदारों, अमीरों से मिलना बंद कर दिया, अमीरों को अनुशासित कर दरबार में हंसने व मजाक करने पर प्रतिबंध लगा दिया, दरबार में भी सजदा और पावोश की पद्धति लागू की, दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए ईरानी नववर्ष का त्यौहार। ये तो आप वल्लवन के समय, यानी उसने दरबार में क्या परिवर्तन किए थे वो इंफॉर्मेशन दे रहे हो। यू आर नॉट प्रोवाइडेड राजत्व सिद्धांत, यानी कि जो किंगशिप थ्योरी है उसके बारे में आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो आपका उत्तर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही नहीं है, उससे विषय से भटके हुए उत्तर लिख रहे हैं। राजत्व यानी जो डिवाइन फिलॉसफी पर आधारित था, वो अपने आप को बोलता था नियाबत खुदाई, यानी ईश्वर का एकमात्र प्रतिनिधि पृथ्वी पर, उसके साथ उसी से कनेक्ट करना था, है ना। यानी प्रजा को राजा की बात मानना चाहिए, जो राजा बोलेगा वो मतलब ईश्वर का वाक्य, उस पर आपको पूरा फोकस करना। तो इसलिए अगर मैं रिजिड हो जाऊं कि नहीं मैंने जो पूछा है वो तो लिख नहीं रहे हो, तो क्या करना चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पर 0 नंबर देना चाहिए। लेकिन जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसको ध्यान में रखते हुए 2 नंबर दे दिए गए। जियाला रंग आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो कोई टिप्पणी नहीं लिखी हुई है, लिखना चाहिए। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन गांधी इरविन पैक्ट। तो 5 मार्च 1931, देखो समझौते पर जैसे ये पूछा जा रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक अप्रोच होती है ना कि मैं क्या लिख दूं इसमें जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो जाए। तो इसमें आप बता दो कि ये समझौता जो था कब हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या थे, कॉजेज क्या थे, परिणाम क्या हुए, बस इन सब चीज़ों को समराइज कर दो एक पेज के अंतर्गत, आप आराम से 4 से 5 नंबर के बीच में प्राप्त करो। आपने कब हुआ ये लिख दिया, 5 मार्च 1931। अब इसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर कांग्रेस का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय। फिर लिखते हैं आप गिरफ्तार राजनीतिक बंदियों की रिहाई। अब कोशिश ये करो, देखो कि आप क्या कर रहे हो, मैं मानता हूं कि जगह बचाने के लिए आप एक पॉइंट के बाद यहीं पर दूसरा पॉइंट लिख रहे हो, ठीक है। तो अगर हो सके तो आपको हर पॉइंट एक नई लाइन में लिखने की प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक, ज्यादा अच्छा रहेगा। वहां पर गिरफ्तार राजनीतिक बंदियों की रिहाई, नागरिकों की जब्त की गई संपत्ति उन्हें वापस करने का निर्णय, समुद्र तटीय लोगों को नमक बनाने का अधिकार, नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति। तो गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ वो फोकस नहीं कर पाए हो, क्या क्या हुआ वो सब आप बता पाए हो, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो है आपको 3 से 3.5 नंबर आसानी से दिए जाते। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश से संबंधित था। मध्य प्रदेश में प्रचलित आंचलिक एवं लारूकाज, आंचलिक पर्व जो है, एक है लारूकाज, दूसरा है मामूलिया, पर प्रकाश डालिए। उसके बारे में एक तरीके से शॉर्ट नोट्स लिख,
आप लारूकाज के बारे में लिखते हैं, गौंड जनजाति का पर्व नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है, सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। ठीक है, आपने काफी इंफॉर्मेशन ठीक दी है। मामूलिया बुंदेलखंड क्षेत्र में कुंवारी लड़कियों का पर्व, वृक्ष की टहनी को रंगीन कपड़ा व ओढ़नी उड़ाकर फूलों से सजाकर गीत गाते हैं, शाम को विसर्जित किया जाता है। गुड, 2 पर्व पूछे थे, दोनों को लिखने की आपने अच्छी कोशिश की है, मैं आपकी इस कोशिश की प्रशंसा करते हुए 4 नंबर देता हूं। भोपाल का जलियांवाला कांड क्या था, उस पर एक शॉर्ट नोट लिखना था। तो 14 ये भोपाल के जलियांवाले कांड को लेकर 2 कांड मिलते हैं, एक 1929 का भी मिलता है और एक 49 का भी मिलता है। आपने 49 का लिखा है, मकर संक्रांति के दिन रायसेन के बौरास गांव में नर्मदा नदी के तट पर ध्वज फहराने के कारण भोपाल रियासत के सेना अधिकारी जफर अली खां और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष हुआ। नवाब की सेना ने बैजनाथ गुप्ता, छोटे लाल, वीरधन सिंह, मंगल सिंह, विशाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को भोपाल के जलियांवाले बाग हत्याकांड नाम से जानते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन ओके, 3.5 नंबर तक, 4 नंबर तक दिए जा सकते। एक कुशल प्रशासक के रूप में रानी दुर्गावती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना थी। तो भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना जिन्होंने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया, अकबर के समकालीन जन कल्याणकारी कार्यों के साथ वीरता की अद्वितीय मिसाल पेश की। अपने नाम से जबलपुर में रानी ताल, चेरी ताल व विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल का निर्माण। पुस्तक आईने अकबरी के अनुसार गोंडवाना इतना समृद्ध था कि जनता करों की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों में। अब जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन में मैं बोलूं कि कुछ एक्सपर्टाइजेशन जैसी चीज नहीं दिखी। एक्सपर्टाइजेशन, एक कुशल प्रशासक के रूप में उन्होंने क्या क्या विशेष किया, ये तथ्यात्मक ईयर वाइज इस तरीके की जानकारी जो है उसका अभाव देखने को मिलता है। तो वो जो तथ्यात्मक ईयर वाइज जानकारी अगर आप इसमें समेट देते तो आप इसी क्वेश्चन में इतने चीजों में 1-2 लाइन ही तो जोड़नी थी, आप पूरे 4 नंबर का इंप्रूवमेंट करेंगे अगले टेस्ट में। ग्वालियर रियासत के इतिहास को संक्षिप्त में लिखिए। अब ये आंसर भी आपने अच्छा नहीं लिखा है। ग्वालियर का पूर्ववर्ती राज्य 1वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। इस बाद में दिल्ली सल्तनत ने हड़प लिया। 1398 तक यह सल्तनत का हिस्सा था। इसके बाद फिर से 1528 से 1731 तक मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया, जिसके बाद इस पर मराठों ने कब्जा कर लिया। दौलत राव सिंधिया ने उज्जैन से ग्वालियर राजधानी स्थानांतरित। तो ग्वालियर रियासत के बारे में जब पूछा जा रहा है, प्रकाश कुमार जी खुश रहिए, ग्वालियर रियासत के बारे में पूछा जा रहा है, किसी रियासत के बारे में पूछते हैं तो हम उसके उत्थान पतन को साइड कर देते हैं। हम बताते हैं कि इसका प्रारंभिक शासक था, यानी इस रियासत की शुरुआत, उसका प्रमुख शासक कौन था, शॉर्ट में लिखना है तो, नहीं तो हम कई सारे शासकों की उपलब्धियां बताते हैं। और फिर इसमें आप जोड़ सकते थे कि ब्रिटिश काल में क्या हुआ था, क्योंकि ग्वालियर रियासत और ब्रिटिश शासन के बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपका ये उत्तर बेहतरीन बन सकता है। तो ये थे 10 क्वेश्चन 5 यूनिट के, जो 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। उनके अनुसार 50 शब्द में आंसर देना है। पेज मिल जाता है पूरा, तो आप मोर देन 50 वर्ड लिख सकते हैं। कोशिश करो, आयोग को सभी जितने एस्पिरेंट्स हैं उनसे बोलो कि आप हमें मॉडल आंसर प्रोवाइड करके दें इस निश्चित शब्द सीमा के अंतर्गत किसी भी ईयर के पेपर जैसे 3 नंबर का है तो आप 10 शब्द हैं तो आप दीजिए, जिससे कि हम समझ तो पाए हमें लिखना कैसे। नेक्स्ट, अब जिन्हें हम फुल क्वेश्चन बोलेंगे आज के समय के हिसाब से 200 शब्दों में उत्तर देना है। 11 नंबर का एक क्वेश्चन है, हर यूनिट से एक आता है, तो 5 यूनिट हो गई, 5 क्वेश्चन है। सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल निभाते हैं वो निभाते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन और ये 11 नंबर वाले क्वेश्चन। 3 नंबर वाले क्वेश्चन एक पार्ट में आते हैं 15 यानी 45 नंबर ये हो गए, और ये आते हैं 5, 55 नंबर हो गए ये। ठीक है, तो यहाँ आपको ये 95 नंबर जो है ये डिसाइडिंग है। उसके बाद जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 10, 50। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आशुतोष सिंह, ऑफलाइन सेंटर, सारी डिटेल दी रहती है नीचे डिस्क्रिप्शन में, इंदौर में है, भंवरकुआ पर।
तो चलो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ डिसाइडिंग ये रहते हैं। ये 5 नंबर वालों में उतना अच्छा स्कोर नहीं होता, टाइम ज़्यादा लग जाता है। 3 नंबर में 2 लाइनों में आप बढ़िया 2 से 3 नंबर ले आते हो, 5 नंबर में पूरा पेज भरते हो, तब जाके 3 नंबर मिलते हैं। तो 11 नंबर में आप अच्छा परफॉर्मेंस करो। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए 3 मार्कर के क्वेश्चनों पे आंसर निकालने में, और 11 नंबर में अच्छे से अच्छा आंसर लिखने में। 5 नंबर की तैयारी इसी के बीच में हो जाती है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों का विवरण दें। उनके व्यापारिक आयात निर्यात के बारे में भी बताएं। गिव एन अकाउंट ऑफ द ट्रेड एंड कमर्शियल रिलेशंस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशंस। ऑल्सो टेल अबाउट देयर बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना। चलो आपका आंसर देखते हैं क्या लिखते हैं। जब भारत के अन्य स्थान पाषाण काल से गुजर रहे थे, तब हड़प्पा सभ्यता ताम्र पाषाण काल में विकसित हो चुकी थी, जिसका व्यापार और वाणिज्यिक संबंध विकसित अवस्था में था। अब भारत के शब्द यहां से हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। जब विश्व के अन्य स्थान पाषाण काल से गुजर रहे थे, तब हड़प्पा सभ्यता ताम्र पाषाण काल में विकसित, या तो ऐसा, बस एक शब्द की वजह से आपकी शुरुआत अच्छी मानी जाएगी। अब फिर आप करते हैं व्यापार। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार निम्नलिखित अवस्था में था, जहां बाह्य और आंतरिक व्यापार दोनों होते थे। आंतरिक व्यापार राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बाह्य मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी, व्यापार स्थल व जलमार्ग दोनों से। आंतरिक व्यापार इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी से, जबकि बाह्य व्यापार नावों द्वारा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल, जो ज्वारीय बंदरगाह। और वाणिज्यिक संबंध हड़प्पाकालीन मोहरें, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी से प्राप्त। मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की एक बड़ी बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई। इससे प्रमाणित होता है कि उपरोक्त स्थलों से व्यापारिक संबंध स्थापित होते रहे। और उसके बाद आप लिखते हैं व्यापारिक आयात निर्यात। बाह्य व्यापार में रोजनामचे की वस्तुओं की जगह मुख्यतः समृद्ध लोगों की विलासिता संबंधी वस्तुओं को शामिल किया जाता था, जबकि मेसोपोटामिया से कपड़े, ऊन, खुशबूदार तेल, चमड़े का आयात करते थे। और अब आ गए आप निष्कर्ष पर। देखो इस प्रश्न के उत्तर में आपको पूरे 2 पेज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो 2 पेज का इस्तेमाल करते हुए आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी व्यवस्थित रखनी है। वो व्यवस्थित इंफॉर्मेशन यहां आपके इस आंसर में नहीं मिलती है। निष्कर्ष भी लिख दिया है, आर्थिक तो जो पॉइंट आप मिस कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, और क्या आपको हेडिंग बनानी चाहिए। आयात किसका, निर्यात किसका, मुद्राएं संबंधित, व्यापारिक नेटवर्क संबंधित, व्यापारिक स्थल संबंधित। इन हेडिंगों का प्रयोग करते हुए पूरे 2 पेज तक ले जाओ, ठीक है। तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाए। यहां इस कंडीशन में जो आप लिखते हो, तो वहां पे 3 नंबर, 4 नंबर से ज्यादा तो किसी भी हालत में नहीं दिए जा सकते, क्योंकि क्वेश्चन की जो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, जो क्वेश्चन की नीड है, वो पूरी नहीं। अगला क्वेश्चन था, सल्तनत कालीन राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को समझाते हुए सल्तनत कालीन सामाजिक लक्षणों को बताइए। अच्छा, ये जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, ये कोई भी ले सकता है, इसके लिए कोई इशू नहीं है। आपको बस वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट में आप यहाँ पर जाएंगे, जैसे ही वेबसाइट पर जाते हो आपको होम पेज मिल जाता है। तो या तो ऊपर से ही आप जा सकते हो, या आप यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको टेस्ट पेपर दिखाई दे रहे होंगे ये। तो आप मेंस वाला जैसे ही सिलेक्ट करोगे, एक नई टेबल खुल जाएगी। ये पूरा टाइम शेड्यूल आ जाता है, कब कौन सा पेपर होगा, और उसके नीचे ही जो पेपर हैं, जो हम टेस्ट पेपर, वो सब आपको यहाँ फोटो के रूप में दिखाई दे जाते हैं, या उनको डाउनलोड कर सकते हो एज यू विश। तो देखें, इस प्रश्न का उत्तर दिया है नहीं, इसका प्रश्न का उत्तर इनके द्वारा नहीं दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के प्रकार समझाते हुए भारतीयों पर पड़ने वाले प्रभाव को विस्तार से समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है। आप लिखते हैं कि 1760 में बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीतने के पश्चात इलाहाबाद संधि में अंग्रेजों ने राजस्व वसूलने का अधिकार अपने पास रख लिया, जबकि प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी भारतीय शासकों को दी गई। कुछ ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां निम्नलिखित हैं। तो ये इंट्रो जो है, इसका नॉट एज पर मार्क, ये इंट्रो नहीं फिट होता है। ये तो आप सिर्फ और सिर्फ बंगाल के बारे में बता रहे हो। तो यहां हम अंग्रेजों की राजस्व प्रणालियों पर लिखने जा रहे हैं। तो आप लिख सकते थे कि
ब्रिटिश जो राजस्व प्रणाली थी वह अभी तक के राजाओं से कुछ सीमा तक विविधतापूर्ण थी। उसके द्वारा उन्होंने अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जिनका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उसका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है, तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता। अब जैसे आपने प्रणालियां ठीक लिखी हैं, स्थायी बंदोबस्त जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, इस व्यवस्था के तहत जमींदारों के साथ स्थायी रूप से अनुबंध किया गया था, जिस कारण इसे स्थायी जमींदारी बंदोबस्त कहा गया। कारण पर्याप्त अंग्रेज अधिकारियों का न होना। उद्देश्य जमींदारों के रूप में द्वितीय सुरक्षा पंक्ति का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्र में ब्रिटिश वस्तुओं के लिए एक समृद्धशाली वर्ग का निर्माण। विशेषताएं: बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस डिवीजन, उत्तरी कर्नाटक का 19% भूभाग शामिल। भू राजस्व का 10/11 भाग सरकार, 1/11 भाग जमींदार। लाभ: जमींदारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ गई। ये दूसरा वाला पॉइंट उतना अच्छा यहाँ पर मैच नहीं करता, हम इंटरनेशनल लेवल से कहाँ जोड़ पाएंगे इसको। कृषकों पर प्रभाव: कृषकों से अत्यधिक कर वसूल कर उनका शोषण व कर न देने पर जमीन से बेदखल। दूरस्थ जमींदारों का निर्माण। भूमिका: ओवरऑल मोर और लेस मैं इसकी बात करूं, ये स्थायी बंदोबस्त आपने लिखा है ओके, मैं इसको औसत से, एवरेज से अच्छा मान ले। नेक्स्ट, दूसरा सिस्टम है रैयतवाड़ी। सरकार ने किसानों से प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ भू राजस्व बंदोबस्त को लागू किया, अतः इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। इसको अतः इसलिए रैयत कहा, बल्कि ऐसा कहो कि रैयत उन्हें कहा गया जो कि खेतों में कृषि कार्य करते थे। सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से उनसे राजस्व वसूल करना या लगान वसूल करने की शुरुआत की, अतः इसे रैयतवाड़ी कहा गया। तो ये पूरी तरीके से स्पष्ट अर्थ देगा। क्षेत्र: मैसूर, मराठा। विशेषताएं: कृषकों के भूमि के विक्रय का अधिकार, 51% भूभाग। भू राजस्व भारी उत्पादन 50 से 60%। अनुमान के आधार पर अधिक भू राजस्व निश्चित। कृषकों को नगद में कर देने के लिए बाध्य, साहूकारों से ऋणग्रस्तता। ये भी ठीक है। महालवाड़ी सिस्टम जो तीसरा है वो लिखते हैं कि भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं बल्कि ग्राम या महाल को माना गया, अतः महालवाड़ी व्यवस्था कहलाई। महालवाड़ी व्यवस्था में जो एक तरीके से गांव का मुखिया होता था, सब लोग उसको अपना लगान दे देते थे और ब्रिटिश सरकार उससे वसूल करती थी, उससे भी मीनिंग निकलता है। संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब। ग्राम भूमि का मुखिया या लंबरदार जो कर वसूल करता था, कर न चुकाने पर जमीन छीनने का अधिकार। कर नकद के रूप में वसूली का 66%। ये 66% लगभग जोड़ दिया करो सभी जगह जहां आंकड़े ऐसे आते हैं उस जगह। कृषकों के शोषण को प्रोत्साहन, अत्यधिक कर जिससे समय पर कर की अदायगी नहीं कर पाते थे। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि जमींदार वर्ग की समृद्धि तथा भारतीय कृषि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से जुड़ गई, किंतु कृषकों का इन नीतियों से अत्यधिक शोषण हुआ। ये पॉइंट जो है ना फिट नहीं होता है इसमें। ओवरऑल आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक है, एवरेज से अच्छा है। 11 में से आपको 7.5 नंबर दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थलों की स्थिति की समीक्षा कीजिए, सुझाव दीजिए इन्हें कैसे संरक्षित किया जा सकता है। Review the status of World Heritage Sites in Madhya Pradesh and suggest how they can be protected. मध्य प्रदेश में प्राचीन काल में कुछ ऐसे स्थलों का निर्माण किया गया है जो वर्तमान समय में विश्व स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि इनके संरक्षण की आवश्यकता है। आपका ये इंट्रो उतना अच्छा नहीं है, प्रभाविता की कमी है, इफेक्टिवनेस की कमी है। ठीक है, देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं, विश्व धरोहर स्थलों की। तो आप विश्व धरोहर स्थल की परिभाषा दे देते हैं ना, किसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं, वो आपका इंट्रो बहुत अच्छा हो जाता है। अब मध्य प्रदेश के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपने लिखा खजुराहो के मंदिर, छतरपुर जिले में स्थित भारतीय स्थापत्य और शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण। 950 से 1050 ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों द्वारा निर्मित, उस समय 85 मंदिर, वर्तमान में 25 ही अस्तित्व में। 86 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। ओके गुड। फिर आपने कुछ यहाँ के मंदिर बता दिए हैं, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर है ना, शिव को समर्पित, विद्याधर द्वारा निर्मित, यशोवर्मन, विष्णु भगवान की प्रतिमा, राजा गंडदेव, सूर्य देवताओं को समर्पित। वेरी गुड, ये अच्छा है। सांची का स्तूप रायसेन में स्थित, बौद्ध धर्म से संबंधित, ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक द्वारा निर्मित। स्तूप के चारों ओर रेलिंग
साक्षी, साक्षी आप आपके पास व्हाट्सएप नंबर होगा तो उस पे मैसेज डालो। सातवाहन काल में परिवर्तन व विस्तार, खोज 1818 में जनरल टेलर के द्वारा, 3 बौद्ध स्तूप संख्या 3 में, तो महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों, ये उल्लेख आपने जो किया है हेरिटेज साइट का तीनों का बेहतरीन है, अच्छा है। कब कब इसको ऐड किया, और ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी आपने दे दी है, इफेक्टिव है ना। भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज और खोज विष्णु वाकड़कर जी ने की। ऊपर का वर्णन बहुत अधिक प्रभावी है। अब बात करते हैं संरक्षण हेतु सुझाव। प्रोटेक्शन के लिए आपके जर्जर होते हुए स्थलों की मरम्मत की जाना चाहिए। अम्ल क्षरण की समस्या को रोकने के लिए अम्ल क्षरण रोधी रसायनों से पुताई करवाना चाहिए। उक्त स्थलों के आसपास उद्योग स्थापित नहीं करना चाहिए। नागरिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कोई भी प्राचीन स्मारकों ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान न पहुंचाए। नागरिकों को ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और मूल्यों के संरक्षण में। आपके सुझाव अच्छे हैं। निष्कर्ष भूल गए हो, एटलीस्ट जब कहीं स्पेस ना बचे एक लाइन का तो निष्कर्ष लिख ही देना चाहिए। तो आपका ये आंसर अभी तक के दिए गए आंसरों में मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। 11 में से आपको 8.5 नंबर दे दिए जाते हैं। इसके बाद आपने आंसर दिया नहीं है तो मैं आपके बारे में यही टिप्पणी करूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ जगह आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है तो उस कहीं कहीं शब्दों की वाक्यों की रचना में थोड़ी सी कमी दिखती है, लेकिन अभी आप बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, आपको करना चाहिए तो निश्चित ही आपका परफॉर्मेंस सुधर जाएगा। गुड लक आज के लिए। अन्य सभी जो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल जो है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका पूरा टाइम शेड्यूल अवेलेबल है। अभी 3 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पेपर 1A जो मैंने आज अभी दिखाया, पेपर 1B और 2A। 2A आज था और अगला होगा 11 अगस्त को पेपर 2B। ये पूरे सारे के सारे यूनिट वाइज टेस्ट हैं, यानी पहले 5 यूनिट है तो 5 यूनिट का एक साथ है, ऐसे जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए एग्जाम तक। 1A 1B 2A 2B फिर पेपर 3 फिर 4 5 6। जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन फिर हम आ जाएंगे पेपर 1A 1B 2A 2B। ऐसे करके आपका पूरा का पूरा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। आप इस वीडियो को यूट्यूब पर भी देख रहे हैं और फेसबुक पर भी देख रहे हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज का भी दिया है, फेसबुक ग्रुप का भी दिया हुआ है। तो अभी के लिए इतना।